Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you about GST, Goods and Services Tax. ये लेक्चर जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक ही लेक्चर में जितना पॉसिबल हो जाएगा उतना मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, क्योंकि जीएसटी जो है ये ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसमें मैं वही चीज़ें लेकर आया हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है एसएसबी में, राइट। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा किसके रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड। और कल वाला जो लेक्चर होगा वो आएगा जो भी एमसीक्यूज बनेंगे टैक्सेशन के ऊपर, राइट, वो सभी एमसीक्यूज मैं लेकर आऊंगा। इसका मतलब ये है कि कल का दिन आपको पूरा ये टैक्सेशन का रिवाइज करना होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमें 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे फिजिकल पॉलिसी पे, उसमें हमें डेफिसिट को समझना है और थोड़ा सा बजट को समझना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है इस चीज़ को आप रिवाइज करो, मतलब टैक्सेशन को पूरा रिवाइज करो, जो जो टाइप टैक्सेशन है जीएसटी के साथ। उसके बाद मैं कल एमसीक्यू लेकर आऊँगा सो दैट आपको ये अच्छे से एमसीक्यूज में रिवाइज हो जाएगा, राइट। I am presenting this lecture through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1 lakh subscribers, right? So let us start from GST, right? देखो गाइज, इसमें मैंने कुछ लिखा है। सपोज मैंने आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को करना है कि आपको ये जो मैंने लिखा है वेरियस जीएसटी टैक्स स्लैब्स इन इंडिया, ये आपको खुद पढ़ना है। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ क्या क्या है ये, लेकिन ये बहुत आसान है, आप खुद पढ़ सकते हो। ये मैं कंपाइल करके आपके एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद दूसरा टैक्स स्लैब, तीसरा टैक्स स्लैब, जो भी यहाँ पर लिखा है ये आपको खुद देखना है। मतलब ये आपको आराम से समझ में आएगा। इसमें ये फैक्चुअल है, इसमें फैक्ट्स को आपको रफ उतारना है और फिर याद करना है, ठीक है। ये अभी अगर टाइम बचा मुझे तो मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, बट मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है आपके लिए, आप इसको खुद भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का। सबसे पहला पॉइंट जो एसएसबी के लिए बनता है, यहाँ पर किसी भी एग्जाम के लिए जीएसटी पे जो बन रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर? नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो है कि क्या किया गया है, 101, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट किया गया है। 101st अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 2016 में। इस अमेंडमेंट के जरिए से क्या किया गया है? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बात याद रखो कि जीएसटी के रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट किया गया, आपको बोलना है 101st अमेंडमेंट जो था, कब? 2016 में। उस अमेंडमेंट के जरिए से जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन बनेगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? पर तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है किसके साथ? जीएसटी के साथ। आपको बोलना है आर्टिकल 246 ए जो है ये रिलेटेड है किसके साथ? जीएसटी के साथ। इसका मतलब क्या है? ये आर्टिकल हमें क्या बताता है? ये आर्टिकल हमें बताता है स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जो प्रोविजंस बनाए गए हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड, जीएस के रिलेटेड, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? वो आता है आर्टिकल 246 ए। इसको आपको टिप पे रखना है, टंग पे रखना आपको इसको, कि कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना है, 246 ए। नंबर सेकंड आपको ये पूछा जाएगा कौन सा अमेंडमेंट किया गया है रिलेटेड टू जीएस, आपको बोलना है 101st अमेंडमेंट। 101st अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया? ये 2016 में। बस यहां तक आपको ये याद रखना है। आगे हम देखेंगे। अब जीएसटी तो किया गया इंट्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका मतलब हमें जानना था इससे पहले क्या हो रहा था। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं यहां पर समझाऊंगा, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ब्रॉड टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लेकर आया हूं, इस चीज को आपको आराम से समझना होगा। ध्यान से कंसंट्रेशन रखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, बिफोर 1986 में क्या हो रहा था? 1986 से पहले पहले क्या हो रहा था? सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल को खरीदता है किसी रॉ मटेरियल सप्लायर से। तो ये मैन्युफैक्चरर ये रॉ मटेरियल को खरीद रहा है, और जब ये रॉ मटेरियल को खरीद रहा है, ये खरीद रहा है कितने में? 1000 रुपीज़ में। जब ये रॉ मटेरियल को खरीद रहा है 1000 रुपीज़ में, इसमें से एक्चुअल अमाउंट जो होता है, एक्चुअल कॉस्ट जो होता है रॉ मटेरियल का, वो 900 है, और 100 जो होता है इसको टैक्स पे करना पड़ता है इसके ऊपर।
बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स टोटल जो मैन्युफैक्चरर ने इस रॉ मटेरियल को बाई किया है किससे, सप्लायर से, वो कितने में खरीदा इसने, 1000 में, और इसमें एक्चुअल कॉस्ट जो था वो 900 और 100 रुपीज़ टैक्स पे करता है। ये कब की बात है? बिफोर 1986। अब देखो क्या हो जाएगा। 1000 आपको समझ में आया? यहाँ पर फिर से मैंने ये लिखा है 1000 आपको समझ में आया होगा कि 1000 टोटल मैन्युफैक्चर ने जो खरीदा है उसमें से 900 एक्चुअल कॉस्ट है, 100 टैक्स पे करता है, टोटल बन गया 1000। लेकिन अब ये मैन्युफैक्चर इस रॉ मटेरियल को क्या करेगा, ये इस रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिशन करेगा। मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब ये कुछ बनाएगा, इस रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट को सपोज ये शर्ट्स बनाता है, अब ये शर्ट्स बनाता है, यहाँ फॉर एग्जांपल इसने क्या लिया, शुगर कैन ले लिया, तो अब ये क्या बना रहा है, इसको शुगर बना रहा है, ठीक है। फिर पैकेजिंग करेगा, इसका मतलब वैल्यू उसको ऐड करता जा रहा है। अब इसने इन शर्ट्स को बना लिया, लेकिन जब शर्ट्स को बनाता है तो दैट में वैल्यू एडिशन इसने कितना बढ़ाया, 500 वैल्यू ऐड किया है इसने। टोटल कितना था, 1000, 5 ऐड किया, टोटल कितना हो गया, अब टोटल तैयार हो गया ये 1500 का। जो ये शर्ट इसने बनाई है 1500 का तैयार हो गया। अब ये इस शर्ट को किसको बेच रहा है, बायर को बेच रहा है या कंज्यूमर को बेच रहा है। शर्ट को हम खरीदेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब जब ये इसको बेच रहा है तो दैट मीन्स हम अब खरीद रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें इसके ऊपर एक तो 1500 तो है इसका प्राइस, और ऊपर से कितना पे करना पड़ता है, 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब 10% टैक्स पे, जैसे 10% टैक्स पे करते हैं हम, तो दैट मीन्स 1500 का टोटल है ये, और 10% इसका कितना बनेगा, 150। जब 150 आप ऐड करोगे 1650 जो है हमें क्या करना पड़ता है, 1650 हमें पे करना पड़ता है, किसको, इस मैन्युफैक्चरर को जिससे हम शर्ट को खरीदते हैं। ध्यान से समझो। लेकिन जब आप अगर आप देखोगे यहाँ पर, जब इसने 1000 में से खरीदा था, किससे, रॉ मटेरियल सप्लायर से, उसने ऑलरेडी पे किया था टैक्स कितना, 100, वो टैक्स भी इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। वो एक्चुअली 900 था, 100 रुपीज टैक्स बन के 1000 था। इसका मतलब ऑलरेडी ये 100 इस 1000 के अंदर आ रहा है, और इसी 100 को मिलाकर ये क्या बन रहा था, 1500 बन रहा था, क्योंकि 1000 में से ऑलरेडी 100 वाला टैक्स था और 500 उसने ऐड किया है वैल्यू एडिशन, तो टोटल हो गया 1500, ठीक है। और इस 1500 के ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, इवन कि उसने ऑलरेडी 1000 पे टैक्स दिया था। इसका मतलब यहाँ पर 1000 पे भी टैक्स पहले पे किया है, और उसका बर्डन फिर से किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है डबल टैक्स पे करता है। आपको याद रखना है, एक डबल टैक्स यहाँ पर होता है। एक 900 तो टोटल पहले प्रोडक्ट था, प्राइस था, 100 टैक्स पे किया है, कितना हो गया, 1000, 500 वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन मिलाकर कितना हो गया ये 1500 पे फिर से टैक्स लग रहा है 150 रुपीज़। इसका मतलब टोटल जो है पूरा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। तो टैक्स ऑन टैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये इंजॉय नहीं कर पा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये ऐसे क्लेम करता कि बोलता कि नहीं, पहले जो 900 है उस पर तो ऑलरेडी 100 रुपीज़ टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। ये अभी क्लेम नहीं कर पा रहा है, कब, 1986 से पहले पहले। अब देखो क्या हुआ। अब यहां पर 1650, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। यहां पर 1650, या अगर ये किसी और को, फर्स्ट सेलर को बेच रहा है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के बदले से कोई और इसको रिटेलर खरीद रहा है। जब रिटेलर खरीद रहा है तो 1650 तो तैयार हो गया। अब ये रिटेलर क्या कर रहा है, ये इसको अपना वैल्यू एडिशन बढ़ा रहा है, कितना, 350। कौन, रिटेलर। जब 350 बढ़ा रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2000। जब 2000 हो जाएगा, 1600 को मिलाकर, ये टोटल मिलाकर 2000 हो जाता है, तो 2000 पे जब टैक्स लगेगा, ठीक है, वो पूरा बर्डन, इसका मतलब ये समझो कि पूरा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर जो पहले टैक्स उसके ऊपर लगाया गया है, फिर वो टैक्स जोड़कर टोटल अमाउंट बनता है, फिर उस टोटल अमाउंट के ऊपर फिर कंज्यूमर क्या करता है, फिर से टैक्स पे करता है। इसका मतलब टैक्स ऑन टैक्स जो होता है कंटिन्यूअसली किसके ऊपर आता है, पूरा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। ये पहले था 1986 से पहले पहले। लेकिन अब देखो क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर 1986 में, क्या किया गया 1986 में। सपोज 1500 जो है ये टोटल तैयार हो गया था, मैंने पहले बोला था 1000 था, 1000 के बाद कितना वैल्यू ऐड किया,
500 ऐड किया, टोटल कितना हो गया 1500। लेकिन ऑलरेडी इसने कितना टैक्स पे किया था, इसमें 100 ऑलरेडी टैक्स पे किया था, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, ठीक है ना, 100 ऑलरेडी पे किया था। अब टोटल 1500 का 10% कितना हो गया 150। अब यहाँ पर ये 150 पे नहीं करेगा, ये कितना पे करेगा 150 सिर्फ पे करेगा, क्योंकि 100 ऑलरेडी पे किया हुआ है। ये कब हुआ है 1986 के बाद हुआ है ये। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो था टैक्स ऑन टैक्स जो था वो रिड्यूस हो गया। अब जो है अभी कितने में खरीद रहा था ये, अभी कितने में खरीद रहा था 1650 में खरीद रहा था, ठीक है। अब देखो कितने में खरीद रहा है 1500 प्लस 50, 1550 में ही खरीद रहा है। इसका मतलब ऑलरेडी 100 जो है वो पहले ही पे किया हुआ था। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यही 100 इस टोटल के साथ ऐड हो रहा था पिछली बार और टोटल बन रहा था 1650। लेकिन अब ये क्लेम कर रहा है किसका, बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये है कि इसको पहले स्टेज में इसके ऊपर 100 रुपीज ऑलरेडी पे किया हुआ है, मैं क्यों करूँ यहाँ पर। तो अगर आप मुझे 150 बोल रहे हैं, मैं तो 50 ही करूँ, क्योंकि 100 इसका पहले हुआ, तो वही बनता है 1500 का। ये टोटल कितना बन रहा है 1550 बन रहा है, जो कि कंज्यूमर को पे करना है इंस्टेड ऑफ 1650। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, ये कल वाला कॉन्सेप्ट ये था, और यही फिर इसको 1986 के बाद इसको किया गया। ये एक कॉन्सेप्ट था, ये समझना था कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, ठीक है 1860, और उसके बाद क्या किया गया। इसका मतलब टैक्स बर्डन को कम किया गया, किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। अब यहां पर जीएसटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, एक है इंटर स्टेट, दूसरा है इंट्रा स्टेट। जहां पर आप इंटर स्टेट जीएसटी देखोगे, इंटर स्टेट जीएसटी आप बोलोगे कि उसका मतलब क्या होता है, ये मैं समझाऊंगा। दूसरा होता है इंट्रा स्टेट, इसका मतलब समझो। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है एक स्टेट में और इसको सेल किया जाता है दूसरे स्टेट में। फॉर एग्जांपल ये जम्मू एंड कश्मीर में हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको कहां पर सेल किया जाता है, दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है। इसको नाम दिया जाता है इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी याद रखो, जब क्या होता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, एक स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है चीज को और दूसरे स्टेट में इसको सेल किया जाता है दूसरे स्टेट में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस किया जाता है किसी चीज को और दिल्ली में इसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। सपोज यहां पर अगर एप्पल आप ले लोगे, जम्मू एंड कश्मीर में प्रोडक्शन हो रही है इसकी और इसको बेचा जाता है किस मार्केट में, दिल्ली के मार्केट में, तो दैट मींस इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन या इंटर स्टेट जीएसटी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। नंबर सेकंड होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब ये होता है जिस स्टेट में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसी स्टेट में उसको सेल किया जाता है। मतलब ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही इसको सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ले लो, डिस्ट्रिक्ट ए, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट ए है और जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बी है। डिस्ट्रिक्ट ए में प्रोड्यूस किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट बी में जो है इसको सेल किया जाता है, या डिस्ट्रिक्ट ए में ही प्रोड्यूस किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट ए में ही इसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। मतलब एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्शन भी हो रही है और इसको सेल भी किया जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये था इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का। दो और चीजें, एक होता है यहां पर मैंने लिखा सीजीएसटी। अगर आप देखोगे कहीं पर फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, एसएसबी अगर पूछ रहा है आपको बोलना है सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कुछ फैक्चुअल हैं जो आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जीएसटी को नाम दिया जाता है, देखो कुछ प्रॉपर्टीज है जीएसटी की, इसको नाम दिया जाता है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, समझो इस पॉइंट को। सपोज एक स्टेट ने प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेट, एक स्टेट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सपोज स्टेट दिल्ली में जो है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब दो कंडीशंस है यहां पर, इस प्रोडक्ट को अगर दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है इसका, या तो इसी स्टेट में इसको कंज्यूम किया जाएगा या किसी और स्टेट में इसको कंज्यूम किया जाएगा। किसको, इस प्रोडक्ट को। ध्यान से समझो, एक स्टेट है
उस स्टेट में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और उस प्रोडक्ट को या तो उसी स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा या किसी और स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा, दो ही कंडीशंस है। अब जिस स्टेट में इसको कंज्यूम किया जाएगा उसको हम नाम देते और उसी स्टेट में उसको टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर से समझो, देखो प्रोडक्ट सपोज स्टेट ए है जम्मू एंड कश्मीर, और यहां पर मैं दिल्ली की बात करूंगा या चंडीगढ़ की बात करूंगा या बिहार की बात करूंगा, यूपी की बात करूंगा, कोई भी स्टेट ले लो आप। अब यहां पर एक प्रोडक्ट था जिसको प्रोड्यूस किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में और इसको कंज्यूम किया जाता है दिल्ली में। जिस स्टेट इसको कंज्यूम किया जाता है दिल्ली में, तो जिस स्टेट में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है वहीं पर इसको टैक्स इंपोज किया जाता है। तो दैट मीन्स जहां पर एक प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है वहीं पर इसको टैक्स इंपोज किया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये भी हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्रोड्यूस किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही इसको कंज्यूम किया गया है, तो दैट मीन्स इसको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये बात आप याद रखो। तो इसी को नाम दिया जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यही मैंने लिखा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेट, जब एक स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, अब कंज्यूम जो होता है या तो दूसरे स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा या तो सेम स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा। सेम स्टेट मतलब जहां पर प्रोड्यूस किया गया है। टैक्स कहां पर लगाया जाता है, टैक्स इज बीइंग पेड वेयर इट इज कंज्यूम। टैक्स वहां पर पे किया जाता है जहां पर इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाएगा या इस सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड। क्वेश्चन आएगा जीएसटी इज ए, ऑप्शन लिखा होगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आपको टिक करना है हाँ जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कहीं से भी आप लाओ, दैट मीन्स देखो आप कहां से, मुंबई से कोई चीज लाया आपने, प्रोडक्ट ए मुंबई से लेकर किस स्टेट में चला गया, हरियाणा स्टेट में चला गया, हरियाणा के बाद कहाँ चला गया, दिल्ली में आ गया, दिल्ली से कहाँ आ गया, जम्मू कश्मीर में आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो कितने स्टेट्स के थ्रू चला गया, ऐसे ऐसे, तो लास्ट पे कंज्यूम कहाँ पर हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। इस प्रोडक्ट का टैक्स जो होगा वो कहाँ पर पे करना होगा, जम्मू एंड कश्मीर में पे करना होगा। ये बात आप याद रखो। प्रोड्यूस किसने किया है, प्रोड्यूस किया है दिल्ली ने। इसको बोलते हैं हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नेक्स्ट जो है कुछ और इंपॉर्टेंट है, देखो क्या हो रहा था 2017 से पहले देखो क्या क्या कंडीशन होती थी इंडिया में, क्या हो रहा था। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल में जाते हो आप, ठीक है, कुछ खाना खाने के लिए, डिनर के लिए आप जाते हो, ठीक है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप फूड को ऑर्डर करते हो। जब आप फूड को ऑर्डर करते हो और उस फूड का प्राइस जो है 1000 रुपीज है। ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ 2017 से पहले पहले क्या हो रहा था। अब क्या होता था, 1000 रुपीज का टोटल प्राइस है, इसके ऊपर आपको लगाया गया स्टेट वैट। वैट जो होता है ये स्टेट टैक्स होता है, याद रखो इसको। वैट जो होता है वो स्टेट टैक्स होता है और सिन वैट जो होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है ये सेंट्रल टैक्स होता है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन सा स्टेट के अंदर आता है कौन सा सेंट्रल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना आप समझो, यहाँ पर ये 1000 रुपीज जो है ये आप रेस्टोरेंट में आपने फूड ऑर्डर किया है, उसके ऊपर आपको टैक्स लगाया गया है 5%। 5% क्या लगाया गया है, स्टेट टैक्स, मतलब स्टेट वैट लगाया गया है जो कि स्टेट टैक्स है। तो दैट मीन्स 1000 का 5% कितना होता है, 50 रुपीज। और क्या लगाया गया आपको, सर्विसेज टैक्स भी लगाया गया इसके ऊपर। किसके ऊपर, इस 1000 के ऊपर। सर्विस तो प्रोवाइड की है आपको, तो दैट मीन्स 3% सपोज सर्विस लगाया गया। अब टोटल कितना हो गया, ये सेंट्रल टैक्स है, याद रखो सर्विस टैक्स जो है ये सेंट्रल टैक्स है ये सेंटर के खाते में चला जाता है। अब यहां पर देखो टोटल कितना हो गया, 80 रुपीज। तो दैट मीन्स 5% स्टेट वैट, 3% सर्विस टैक्स, तो टोटल कितना हो गया 1080। आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब ये पे कौन करेगा, ये कस्टमर पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। फूड भी आपने ले लिया, उस पर भी टैक्स लगेगा, आपको सर्विस भी प्रोवाइड की गई, उस पर भी टैक्स लगेगा। टोटल मिलाकर जो है आपको 1080 रुपये पे करना है। यहां तक समझ में आया। ये कब था, 2017 से पहले पहले। अब देखो 2017 के बाद क्या हुआ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट देखो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसने बोला सेम फूड ले लो जिसका प्राइस जो है 1000 रुपीज, ठीक है।
सिर्फ इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम सर्विसेज टैक्स लगा लेंगे, ना कि वैट लगा लेंगे। सिर्फ हम सर्विस टैक्स, तो गवर्नमेंट ने बोला इस 1000 के ऊपर 4% सर्विस टैक्स लगा लेंगे, मतलब 4% का मतलब 40 रुपीज। तो दैट मीन्स टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1000 to 40। तो अभी कितना आप पे कर रहे थे, 1000 to 80। अब कितना आपको पे करना है, 1000 to 40। ये किसकी वजह से, ये जीएसटी की वजह से, मतलब सर्विसेज टैक्स इसके ऊपर लगाया गया टोटल था। इसका मतलब लॉस में कौन जा रहा है, लॉस में जा रहा है ओनर जो है किसका, इस रेस्टोरेंट का। इस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो लॉस में है, उसको नुकसान हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है, कंज्यूमर को हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या एक जो रेस्टोरेंट जो है, मालिक जो है, ओनर जो है, क्या वो इस लॉस को बेयर कर पाएगा? वो कोई ना कोई ट्रिक तो निकालेगा ही, डेफिनेटली वो एक ट्रिक निकालता है। देखो ट्रिक क्या निकालेगा वो, समझो इस चीज़ को, ये समझ, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है असली। हाँ, देखो ओनर क्या करेगा, रेस्टोरेंट का ओनर जो है वो क्या करेगा, वो यही करता है, वो बोल रहा है कि वो क्या करेगा, वो अब देखो इसको तो सर्विस टैक्स 4% ही लगता है इसके ऊपर, 1000 के ऊपर। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रोडक्ट का जो है, जो ये फूड जो है, जो 1000 में बेच रहा था, ये अब क्या करेगा, ये बोलेगा मैं अब इसको बेचूंगा कितने में, 1050 रुपीज में ये बेच रहा है। जब 1050 रुपीज में बेच रहा है, इसका मतलब इसने इस फूड का ही प्राइस बढ़ा लिया, इसने इसको महंगा बना लिया। सर्विस टैक्स तो उतना ही है, लेकिन इसने प्राइस ही बढ़ा लिया इसका। इसका मतलब जब 4% 1050 पे लगेगा, वो 20 रुपीज, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट कितना बन रहा है वो 1070। अभी इसको कितना मिल रहा था, 1080। ठीक है, अब कितना मिल रहा है 1070, दैट मीन्स नियर बाय ये 1080 है, दैट मीन्स इतना लॉस, थोड़ा सा लॉस ये बियर कर सकता है। लेकिन जो अभी वाला 40 रुपीज का इसको लॉस हो रहा था, वो ज़्यादा था, यहाँ पर 10 रुपए का ये, दैट मीन्स इसने प्राइस को बढ़ा लिया। या वो ये भी कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये अभी 1000 में बेच रहा था, अब 1100 करेगा ये, और इस पे जब 4% लगाएगा तो इसको क्या कितना मिलेगा, जो है 1080 या 1090 मिल जाएगा। तो इसने अपना लॉस जो है रिकवर किया है, किस तरीके से, इसने फूड का प्राइस बढ़ा लिया है। और यहाँ पर सर्विस टैक्स उतना ही 4%, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्विस टैक्स जो है, सेंट्रल टैक्स जो है वो 4%, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इसको फॉलो करना है, गवर्नमेंट के रूल्स को, जो भी टैक्स लगाया गया है उसको तो उतना पे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से लॉस भी इसको हो रहा था, तो अब इसने अब फूड का ही प्राइस बढ़ा लिया। लेकिन गवर्नमेंट भी बड़ा खतरनाक है। गवर्नमेंट देखो क्या करता है, गवर्नमेंट क्या बोलेगा अब इसको, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ये पता चल रहा है कि ये प्राइस, फूड का इसने प्राइस बढ़ा लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देखो गवर्नमेंट क्या करेगा। गवर्नमेंट ने बोला आप क्या करो, गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि इसने फूड का प्राइस बढ़ा लिया, गवर्नमेंट इसको बोलेगा आपके पास दो बिल्स होंगे, एक बिल आपको पहली बिल होगी और आपको दूसरी बिल होगी। पहली बिल, दूसरी बिल कौन सी होगी, जब आपने 1050 में चीज को बेचा है, और 1000 में जब आप इसको बेच रहे थे, आपके पास दो बिल्स होंगे। तो दो बिल्स कलेक्ट करेगा कौन, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। अब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इस रेस्टोरेंट को, इस ओनर को बोल रहा है कि आपने जो ये कांड किया है, जो आपने प्राइस को बढ़ाया है, और जो पहले आप बेच रहे थे 1000 पे, इस पे 4% लग रहा था, अब आपने खुद प्राइस जो है बढ़ा लिया है इस प्रोडक्ट का, इस फूड का, तो दैट मीन इस पे भी 4% लग रहा है, ये तो हम मान रहे हैं। लेकिन पूरा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि आप कलेक्ट तो उतना ही कर रहे हो कंज्यूमर से। ठीक है, जो कलेक्ट, आप तो कलेक्ट कंज्यूमर से कर रहे हो, तो गवर्नमेंट इसको बोल रहा है इन दोनों बिल्स को आप किस पे चढ़ाओ, जीएसटी, किसके ऊपर, जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर दोनों बिल्स को चढ़ाओ। जो ही ये जीएसटी की बिल्स को किसके ऊपर, जीएसटी वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो होता है, जो भी इसने ये प्रॉफिट कमाया होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, किसके ऊपर, इस रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर, मतलब रेस्टोरेंट के ऊपर। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसको ये चीज़ रिकवर किया जाता है, सो दैट ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। यही लिखा है, अपलोड योर बोथ द बिल्स ऑन जीएसटी वेबसाइट एंड गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अबाउट द एक्स्ट्रा अमाउंट
चार्ज्ड बाय द ओनर टू मेंटेन, जो कि ओनर ने क्या किया है, चार्ज किया होता है अपना प्रॉफिट जो है, अपनी कमाई जो है, अपना प्रॉफिट जो है उसको अर्न करने के लिए। और वो किससे लिया था, इसने लिया था किन से, कस्टमर से लिया था। तो यहाँ पर अब दोबारा से गवर्नमेंट ये जो है ओनर जो है ऐसी गलती नहीं करेगा, राइट, क्योंकि अब जो है जीएसटी जो है ये पूरा जो है बिल्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, जीएसटी जो है वो वन नेशन, सॉरी मैंने बोला डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा मैंने आपको बोला कि किस तरीके से क्या कर रहा है ये स्टेट्स को, इसको मतलब रेस्टोरेंट के मालिक को जो है कैसे ये रिकवर कर रहा है पैसा, कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन था वो कैसे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो वन नेशन, जीएसटी को बोला जाता है ये वन नेशन वन टैक्स होता है। वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या होता है, देखो पूरे नेशन में एक ही टैक्स है। आप जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट में कोई भी चीज खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, उसके ऊपर भी टैक्स उतना ही है। आप दिल्ली में खरीदो उस कार को उतना ही पे करना पड़ेगा। आप कहीं से भी खरीद लो आपको उतना ही पे करना, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ आपको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसको बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। देखो ऐसा क्यों किया गया, इसको क्यों जीएसटी के अंदर ये लाया गया, वन नेशन वन टैक्स क्यों बोला जाता है इसको। देखो सपोज यहां पर समझो दिल्ली मैंने लिया और यूपी मैंने लिया, क्योंकि दिल्ली और यूपी का बॉर्डर जो है वो एक ही है, कॉमन बॉर्डर है दोनों का, ठीक है। दिल्ली एक साइड से यूपी एक साइड से। अब देखो पेट्रोल, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस जो है 75 पर लीटर है और यूपी में पेट्रोल का प्राइस है 73, ये एक एग्जांपल है, 73 पर लीटर है। ऐसा क्यों है यूपी में 73 पर लीटर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ अनाउंसमेंट किया होगा, उसने बोला कि सेल्स टैक्स को रिड्यूस करो। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया होगा जिसके बेसिस पे यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस जो हुआ 73 रुपीज पर लीटर, लेकिन दिल्ली में प्राइस जो है 75 रुपीज पर लीटर। अब देखो लोग क्या करेंगे, लोग वही करेंगे जो इनको अच्छा लगेगा। अच्छा इनको यही लगेगा, ये बोलेंगे कि नहीं हम गाड़ी का पेट्रोल जो है वो यूपी में डालेंगे ना कि दिल्ली में डालेंगे। इसका मतलब इनकम किनकी जनरेट हो जाएगी, यूपी वाले पेट्रोल पंप्स की इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, ना कि दिल्ली के पेट्रोल पंप से इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा पेट्रोल यहाँ से खरीदा जाता है लोगों के जरिए से, और यहाँ पर लोग जो है कम खरीद रहे हैं एज कम्पेयर टू इससे। यहाँ पर ये मैंने लिखा, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट पीपल डिड, दे बॉट पेट्रोल फ्रॉम यूपी पंप। ये पेट्रोल खरीदेंगे कहाँ से, यूपी पंप से खरीदेंगे। अब उससे क्या हो जाएगा, जो सेल किनकी ज्यादा होगी, यूपी पंप्स की सेल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिल्ली वाले पंप्स के बेस पे। तो इसका मतलब यूपी पंप्स को ज्यादा पैसा मिलता है एज कंपेयर टू दिल्ली के पंप्स से। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या, देखो पेट्रोल जो है, पेट्रोल इसके जीएसटी के अंदर नहीं आता, इतना याद रखो। पेट्रोल, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सुपरफिशियल एग्जांपल लिया कि कैसे क्या होता है कि अगर फिर टैक्स इक्वल टैक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा कि देखो यहां पर इसने 75 रुपीज में बेच रहा है, यहां पर 73 रुपीज में बेच रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर जो है सभी लोग कहां पर खरीदेंगे, 73 रुपीज में। तो इसका ज्यादा इनकम हो जाएगा, इसका ज्यादा सेल हो जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है इस केस में, गवर्नमेंट बोल रहा है इस केस में कि बोल रहा है जहां से भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, आप कार खरीद लो, आप कोई भी चीज खरीद लो, ठीक है, उसके ऊपर आपको टैक्स जो है इक्वल पे करना है। सपोज कोई दिल्ली में कार खरीद रहा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में कार खरीद रहा है, दिल्ली में भी उस कार के ऊपर उतना ही टैक्स पे करना है। सपोज कोई कार है 10 लाख की, उसको बोला गया है कि 10% आपको टैक्स पे करना है, और यहाँ पर भी वही 10% टैक्स पे किया जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, एक सेकंड रुको, यही मैंने यहाँ पर लिखा, इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड वेयर एवर यू विल बाई द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कार को खरीद रहे हो, यू विल बाय एट सेम रेट, आपको सेम रेट से ही खरीदोगे आप, क्योंकि सेम रेट ऑफ टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है चीजों के ऊपर। ये नहीं कि आप जाओगे दिल्ली में कार मिल रही है, एक कार है, कार ए है, और यूपी में भी आप कार ए खरीद रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल i20 की बात करेंगे, i20 दिल्ली में आप खरीद रहे हो i20, और आप यूपी में i20 खरीद रहे हो। जब दिल्ली में आप खरीद रहे हो तो यहाँ पर 10 लाख का है, और जब आप यूपी में खरीद रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर ये 9 लैक्स का ही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर टैक्स का जो है, टैक्स का इफेक्ट अलग अलग है, तब इसका प्राइस जो बन रहा है 9 लैक्स का। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, जो सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर सेम टैक्स लगेगा। तो दैट मीन्स सेम टैक्स ही, जो यहाँ पर 10 लाख का है यहाँ पर भी यही 10 लाख का मिल जाएगा। यहाँ पर 9 लाख का है यहाँ पर भी 9 लाख का ही मिलेगा। आप कहीं पर भी अब इंडिया में जाओ, i20 ले लो, आपको सिमिलर प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर सेम टैक्स रेट इम्पोज किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट। वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही? कहीं से भी आप कार खरीदो, या आप स्कूटी खरीद रहे हो, आप सिटी से खरीदो, श्रीनगर से खरीदो, या और किसी डिस्ट्रिक्ट से खरीदो, तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, उसमें कोई भी फर्क अब नहीं आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो हम पढ़ने वाले हैं आगे से, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, किसके लिए, एसएसबी के लिए, और क्वेश्चंस कहां कहां से बन सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपको इसके बैकग्राउंड से। देखो बैकग्राउंड से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मैंने अभी बोला था कि आर्टिकल के रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया कौन सा अमेंडमेंट था, आपको बोला 2016 वाला अमेंडमेंट, कौन सा 101st अमेंडमेंट था, ठीक है, कौन सा आर्टिकल था 246A। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जीएसटी क्या है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हाँ ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये वन नेशन वन टैक्स कौन है, हाँ ये वन नेशन वन नेशन वन टैक्स है, ठीक है। ये सारा कुछ समझा आपने। अब यहां पर आपको क्या समझना है, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल इंडिया जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय केलकर कमेटी। जो ऑल इंडिया जीएसटी रिकमेंडेशंस जो है, किसने रिकमेंड किया है, किस कमेटी के द्वारा, इसको बोला जाता है केलकर कमेटी। ये इसका नाम एक्चुअल में विजय केलकर है, और इसने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का हेड था केलकर कमेटी। ये केलकर कमेटी किस लिए बनाया गया था, जीएसटी के लिए, और इसने रिकमेंडेशंस दिए, उसने बोला कि ऑल इंडिया जीएसटी कमेटी होनी चाहिए। ऑल इंडिया जीएसटी कमेटी वाज रिकमेंडेड बाय, किसने, केलकर कमेटी, इन 2004। इसने ये आइडिया 2004 में ही दिया था, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरबीएम एक्ट। एफआर याद रखो, एफआरबीएम एक्ट का मतलब होता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। और ये मैंने एक सिलेबस देखा था एसएसबी का, शायद पता नहीं, मुझे पूरा याद नहीं है कि शायद इंस्पेक्टर का था या सब इंस्पेक्टर का था। उसमें एक टॉपिक ही लिखा गया है, एक लाइन में एक टॉपिक लिखा गया है, एफआरबीएम एक्ट लिखा गया है। इसका मतलब उस एफआरबीएम एक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, और वो एफआरबीएम एक्ट फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट है, और ये मैं यहाँ पर ही कवर कराऊंगा आपको। आगे जो आगे आ जाएगा, जो डेफिसिट्स में पढ़ाऊंगा वहीं पर हमें पढ़ना है एफआरबीएम एक्ट भी, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हमें ये पढ़ना है। ये विजय केलकर कौन था, विजय केलकर जो था ये था हेड ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है हर 5 साल के बाद। तो दैट मीन्स इसका हेड 13th फाइनेंस कमीशन कौन था, हेड कौन था, ये था विजय केलकर। अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी, ऑल इंडिया जीएसटी वुड मीन द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंस। सच ए टैक्स वुड हैव फॉलोइंग मेरिट्स। तो इसने बोला, इसने इस कमेटी में क्या बोला, उसने बोला जो ऑल इंडिया जीएसटी जो है, अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये एक बड़ा, एक बिगेस्ट रेवोल्यूशन बनेगा इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जीएसटी जो ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं, सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी है, वो सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एक बिगेस्ट रेवोल्यूशन रहेगा इंडिया के लिए, जो कि इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसके लिए एक बड़ा सा रेवोल्यूशन बन जाएगा अगर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि इंडिपेंडेंस से कभी नहीं किया गया है। सच टैक्स, इसकी वजह से क्या फायदा होगा, क्वेश्चन है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से क्या क्या फायदा होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको याद होगा, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट कल मैंने बताया था, मतलब जो टैक्स बर्डन होता था उसको बोलते हैं हम कास्केडिंग इफेक्ट। इस कास्केडिंग इफेक्ट, फॉर एग्जांपल, पहले आपने कोई चीज खरीदा है, किससे, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर से आपने कोई चीज खरीदा है, उस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, रॉ मटेरियल पे ऑलरेडी उसने टैक्स पे किया होता है, लेकिन अब उस टैक्स को फिर से इंक्लूड किया जाता है, टोटल अमाउंट बनता है वो, फिर आप टैक्स पे करते हो। तो दैट मीन्स वो कास्केडिंग, मतलब टैक्स ऑन टैक्स बर्डन।
टैक्स ऑन टैक्स होता है ये कास्केडिंग। ये मैंने कल समझाया था आपको, आप कल वाला लेक्चर समझो, आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कास्केडिंग इफेक्ट। ये बोला जाता है इस जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इससे ये फायदा है कि कास्केडिंग बर्डन जो है इसको रिड्यूस किया जाएगा, जो टैक्स ऑन टैक्स जो है इसको खत्म किया जाएगा, ये अब नहीं रहेगा। किसकी वजह से? अगर हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। Number first point, it will bring down the enormous cascading burden on multiple indirect tax of the center and state put together which fall on the final consumer। और ये cascading effect किन के ऊपर आ रहा था? ये पूरा burden किसके ऊपर आ रहा था? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर, जो हम कंज्यूम कर रहे थे, चीज़ों को खरीद रहे थे। फाइनल कंज्यूमर जो हम हैं, हम चीज़ों को खरीद रहे थे और हमारे ऊपर वो पूरा बर्डन आ रहा था, पूरा टैक्स हमें ही पे करना पड़ता था। बात समझ में आ रही थी? तो ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो गया कास्केडिंग इफेक्ट का। तो लेकिन जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये कमेटी की रिकमेंडेशंस बोल रही है कि क्या क्या फायदा होगा जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, ये कास्केडिंग बर्डन जो है ये खत्म हो जाएगा। सपोज अगर आप कोई चीज़ पहले 800 में खरीद रहे थे, अब आपको वही जीएसटी को इंट्रोड्यूस, जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको यही चीज़ 500 में मिल जाएगा, क्योंकि इस पूरे के ऊपर पूरा टैक्स पे किया जाता है। और यहाँ पर जो है आपको सिर्फ 500 ही जो है, जो चीज़ खरीद रहे थे 800 में, आप अब 500 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप 500 ही पे करोगे, मुझे ये बोलो, आप जो है आपके पास, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप डिमांड करोगे। जब कास्केडिंग बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, आपके ऊपर टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, इसका मतलब आपके पास पैसा बच जाएगा। जब आपके पास पैसा बच जाएगा, आप क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करोगे। दैट मीन्स डिमांड जो है चीज़ों की, वो क्या हो जाएगी? डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा, इसका मतलब, डिमांड का मतलब कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करोगे। जब क्या हो जाएगा मार्केट में, आपको ऑलरेडी पता है कि टैक्स बहुत कम लग रहा है इसके ऊपर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे, तो दैट मीन ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। इसका मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, तो जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज जो हैं, वो उनको क्या करना पड़ता है? उनको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। उनको पता है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे? उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। किनको? जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा लेते हैं। अगर वो पहले 50,000 शर्ट्स को बनाते हैं, अब वो बनाएंगे 1 लाख शर्ट्स को, क्योंकि उनको पता है शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स की डिमांड करते हैं, या बाकी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट, इसका मतलब यहाँ पर 1,50,000 शर्ट्स के बदले कितना बना रहे हैं? 1 लाख शर्ट्स। जब 1 लाख शर्ट्स को बनाएंगे तो इसको मतलब वर्क फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, तो लोगों को क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। और वही पैसा कहाँ पर फ्लो हो जाएगा? मार्केट में फ्लो हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा फ्लो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जीडीपी इंडिया का ग्रो हो जाएगा। जब एक कंट्री का जीडीपी ग्रो हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है? जीडीपी जब ग्रो हो जाएगा, तो कंट्री की इकोनॉमी जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझो, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उस प्रोडक्शन से तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा ना। हायर टैक्स नहीं, मैं हायर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे, जितना ज़्यादा चीज़ें बनाते उतना उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉट हायर टैक्स। मैं हायर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज अगर ये 50,000 शर्ट्स को बना रहे थे, इनको 50,000 शर्ट्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था। दैट मीन्स गवर्नमेंट को सिर्फ रेवेन्यू कितना मिलता था? 50,000 शर्ट्स के ऊपर। लेकिन अब ये 1 लाख शर्ट्स बना रहे हैं, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट को कितने शर्ट्स के ऊपर टैक्स मिल रहा है? इसका मतलब 1 लाख शर्ट्स के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को मिल रहा था 20,000, अब यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल रहा है 40,000। इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कनेक्ट करो। टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, ये गवर्नमेंट का क्या होता है? ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। एक्चुअली इंडिया में क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इनकम कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो गवर्नमेंट क्या किस में चल रहा है? फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट में। लेकिन जब क्या हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स इनकम क्या होगी? इनकम जो है बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। एक टाइम ऐसा आएगा इनकम ज़्यादा हो जाएगी, किससे? एक्सपेंडिचर से। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट जो होता है वो अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस कर रहा है। किसकी वजह से? इस टैक्स कलेक्शन की वजह से। ये आपको समझ आया होगा।
जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज में किसका यूज करते थे, सीआरआर एसएलआर का। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पर टैक्सेशन जो है टैक्स इंपोज करके क्या करता है, रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करता है। यही मैंने इन पॉइंट्स में लिखा है कि जीएसटी का फायदा क्या क्या होता है। इट विल ब्रिंग डाउन द एनॉर्मस कास्केडिंग बर्डन ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट पुट टुगेदर विच फॉल ऑन द फाइनल कंज्यूमर। नंबर सेकंड इसका फायदा ये होगा, एज कास्केडिंग बर्डन कम्स डाउन, जो ही कास्केडिंग बर्डन मतलब टैक्स ऑन टैक्स कम हो जाएगा, प्राइस वुड कम डाउन, चीज़ों का प्राइस जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। एज ए रिजल्ट कंजप्शन एंड डिमांड वुड इंक्रीज, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब डिमांड बढ़ जाएगी और कंजप्शन बढ़ जाएगा, हायर कंजप्शन एंड डिमांड वुड रिजल्ट इन हायर इन्वेस्टमेंट। जब हायर कंजप्शन होगी, हायर डिमांड हम करेंगे, तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स को बना लेंगे। हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। हायर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब जीडीपी बढ़ जाता है, टैक्स रिवेन्यू विल गो अप, इसका मतलब टैक्स रिवेन्यू बढ़ जाता है। एंड टैक्स जीडीपी रेशियो, याद रखो, टैक्स अपॉन जीडीपी रेशियो, टैक्स जीडीपी रेशियो जिसको बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिजिकल डेफिसिट था इंडिया का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो दैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट जो है कम होता जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आ गया है रिलेटेड टू जीएसटी के। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप क्या कंसंट्रेशन रखो, 5-6 मिनट का ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे। आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं हम लिखेंगे लोअर कास्केडिंग बर्डन विल आल्सो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो होता है, इंडस्ट्री को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब ये टैक्स कम होता जा रहा, तो इंडस्ट्रीज भी क्या करेंगे, उनके ऊपर जो है खर्चा जो है वो कम होता जाएगा, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा, इनको बेचारों को क्या करना पड़ता था, इंडस्ट्रीज को वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उनको पे करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब वो कास्केडिंग बर्डन खत्म हो गया, अब वो क्या करेंगे, जो इनको पैसा बच रहा है वो किस में अब यूज़ करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। यही लिखा है यहाँ पर, चीज़ों को कनेक्ट करना है यहाँ पर। लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग इंडियाज कंपिटिटिवनेस इन फॉरेन मार्केट एंड विल गिव बूस्ट टू मेक इन इंडिया। तो दैट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्टिविटी करेंगे, जिसकी वजह से ये कंपिटिटिव मार्केट, फॉरेन मार्केट में compete कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो कि हर जगह पर अवेलेबल होता है, और जो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होता है, और जो कंपिटिटिव मार्केट में, फॉरेन मार्केट में अच्छे तरीके से ये इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, एज वेल एज गिव बूस्ट टू मेक इन इंडिया, और जिसकी वजह से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। दैट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का मतलब, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मोदी गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट ने बोला जो मेक इन इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया में ही चीज़ों को बनाओ, सेल्फ रिलायंस बन जाओ, यहाँ पर ही चीज़ों को बना लो, यहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर ही प्रोडक्ट्स को बनाओ, ना कि बाहर से आप चीज़ों को मंगवाओगे। ठीक है, ये भी किसकी वजह से फायदा हुआ है, ये भी जीएसटी की वजह से फायदा होता है, क्योंकि जीएसटी की वजह इनडायरेक्टली आप देखोगे कि कास्केडिंग बर्डन एक्चुअली रिड्यूस होता है जीएसटी के, जो ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, कास्केडिंग बर्डन कम हो गया। तो जब कास्केडिंग बर्डन कम हो गया, कास्केडिंग बर्डन कम होने की वजह से देखो कितना फायदा होता है एक कंट्री को। ठीक है, इंडिया विल यूनिफाई इनटू वन कॉमन मार्केट एज एंट्री बैरियर्स अक्रॉस स्टेट वुड बी रिमूव्ड। इंडिया जो है ये एक कॉमन मार्केट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता था तो एंट्री बैरियर्स लगता था, वहां पर टैक्स पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी या बाकी सभी चीजें। अब जब जीएसटी के अंदर आ गया, मैंने पहले ही बोला है, जितने भी स्टेट्स के थ्रू ये पास हो जाएगा ये प्रोडक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फाइनल कंज्यूमर जो होता है, जो फाइनल स्टेट कंज्यूम करता है, वही स्टेट जो है टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, एक कॉमन मार्केट जो है बन जाएगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी विल बी इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी इंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, किसके साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, क्योंकि मोर देन 160 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस, किस हिसाब से वो चल रहे हैं, जीएसटी के बेसिस पे वो चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। ये जीएसटी की एक्चुअल क्या है, ये एक नेशनल लेवल वैट है। ठीक है, जीएसटी क्या है, ये एक वैट है, लेकिन कौन सा वैट है, सॉरी जीएसटी, ये क्या है, इसको एक्चुअल में नाम दिया जाता है नेशनल लेवल वैट। नेशनल लेवल वैट याद रखो इसको, जीएसटी जो है नेशनल लेवल वैट है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस कौन करता है, स्टेट भी इंट्रोड्यूस करता है और सेंटर भी इंट्रोड्यूस करता है, ये आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी इसको नाम दिया जाता है नेशनल लेवल वैट इन प्लेस, राइट।
एज ए फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशन, जो किसने, केलकर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी है, एज ए फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी द गवर्नमेंट इनिशिएटेड एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाय सेटिंग अप an empowerment committee of finance minister of all the states and entrusted with task of traveling from state to state, addressing various issues and problems of the state government as well as convincing them to adopt GST। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब इसने ये रिकमेंडेशंस दिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने एक कमेटी बनाई है जिसको नाम दिया गया एम्पावरमेंट कमेटी। ये फाइनेंस, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, उन सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाया गया स्टेट्स के, और इनको क्या किया गया, एम्पावर किया, इनको बोला गया है कि आप क्या करो, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करो। आप जो है जीएसटी के लिए जो है इस मीटिंग को बुलाया गया जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इस कमेटी के द्वारा, किस कमेटी के, एम्पावरमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जो भी इश्यूज हैं स्टेट्स के अंदर, ठीक है, उन इश्यूज को क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। अगर कोई टैक्स जो है स्टेट कलेक्ट कर रहा था, स्टेट को फायदा हो रहा था, लेकिन वही टैक्स अब सेंटर जो है, सेंटर कलेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेट को तो लॉस हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई मसला नहीं, जितना भी आपको लॉस हो रहा था, सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे आपको क्या मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था, लेकिन अब वही प्रोडक्ट जो है किसी और स्टेट में कंज्यूम किया जाता है। जब मैंने अभी आपको बोला जब किसी और स्टेट में इसको कंज्यूम किया जाए टैक्स, तो वहां पर इसको पे करना पड़ेगा ना, टैक्स तो वहां कलेक्ट हो जाएगा, ना कि टैक्स पे करना पड़ेगा जिस स्टेट में बनाया गया है। फिर से इस एग्जांपल को समझो, देखो देखो चक्कर क्या है एक्चुअल में। ये हो गया एक स्टेट, ये हो गया दूसरा स्टेट। सपोज कोई प्रोडक्ट ए है जो दिल्ली बना रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी जबरदस्त क्वालिटी है, तो इसका मतलब टैक्स जो लगेगा वो स्टेट ए कलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर जहां पर भी वो जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं किस स्टेट में जा रहा है, लेकिन जीएसटी के अंदर क्या हो रहा है, कितनी भी क्वालिटी हो इसकी, किसकी, इस प्रोडक्ट की, अब ये प्रोडक्ट अगर दूसरे स्टेट में जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो दैट मीन्स यहां पर जो है टैक्स कहां पर पे किया जाएगा अंडर जीएसटी, वो कंज्यूम कहां पर हो रहा है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका मतलब ये टैक्स कहां पर पे किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ये टैक्स जो है पे किया जाएगा। तो इसका मतलब फायदा किसको हो रहा है, इस स्टेट को हो रहा है, ना कि स्टेट को हो रहा है। यहाँ जो है सेंटर इसको कलेक्ट करता है, तो इसको नुकसान हो रहा है, इवन कि इसने अच्छी क्वालिटी भी दी है, लेकिन एट लास्ट टैक्स कहाँ पर पे किया जाता है, दूसरे स्टेट में पे किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इसको जो होता है लॉस हो रहा है। सपोज ये पहले 100,000 रुपीज़ को 10,000 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा है, अब यहाँ पर ये सिर्फ, अब इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसको लॉस हो गया। इस लॉस को कंपनसेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम आपको लॉस जो है रिकवर करेंगे, हम आपको इसको कंपनसेट करेंगे। यही लिखा है यहाँ पर, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ दिस कमेटी over the years it was possible for the government to prepare a blueprint of GST incorporating various issues and demands of states as per conditions फॉर स्विच ओवर टू जीएसटी। तो जब इन इश्यूज को सॉल्व किया गया है, रिजॉल्व किया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टेट्स को, स्टेट्स तैयार नहीं हो रहे थे, उनको पता था कोई जो टैक्स लगाया जाता था हमें ज़्यादा फायदा होता था, किनको, स्टेट्स को ज़्यादा फायदा होता था। अब वही टैक्स जो है जीएसटी के अंडर आता है, तो स्टेट्स को नुकसान हो रहा है, तो स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी बिल को कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में, कब, अगस्त 2016 में। जब अगस्त 2016 में दोनों बिल्स को पास किया गया है और जीएसटी को क्या किया गया, फोर्स में लाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही बनेगा कि जीएसटी एक्ट को फोर्स में कब लाया गया, आपको बोला जीएसटी एक्ट को फोर्स में लाया गया इन अगस्त 2016 में, और उसके बाद ये बिल जो है इसको एसेंट किसने दिया है, प्रेसिडेंट एसेट दिया है, और जीएसटी बिल जो है पास किया गया है कब, 2016 में, अगस्त 2016 में। यहां तक आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर एसएसबी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, अंडर द एक्ट, कौन सा एक्ट, जीएसटी एक्ट, एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी वाज सेट अप, एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसको नाम दिया गया है जीएसटी काउंसिल, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी काउंसिल जो है ये कौन है, जीएसटी के लिए एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है रिलेटेड टू जीएसटी। आपको क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिया जाता है
उसको हेड कौन करता है आपको बोलना है, उसको हेड करता है जीएसटी काउंसिल। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन कौन से मिनिस्टर होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। और इसका हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर हेड होता है। हैविंग एज इट्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड हैविंग एज इट्स मेंबर्स द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। और इस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? इस जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, और कौन होता है उनके साथ? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस उनके साथ होता है। ये आपको बात याद रखना है। तो एपेक्स बॉडी को, डिसीजन मेकिंग बॉडी रिलेटेड टू जीएसटी कौन है? आपको बोलना है जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल किनका बना होता है? जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनका काउंसिल होता है, और उनके साथ कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी मेंबर इसका होता है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। लास्ट वाला स्लाइड जो है इसको आप समझो, क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बच्चों का शायद दिमाग में ये होगा कि सर कौन कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और कौन कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यही हम देखेंगे इसमें एक दो पॉइंट्स में। देखो, सबसे पहला जीएसटी जो है इसको अप्रूव किसने किया? आपको बोलना है इसको अप्रूव करता है कौन? जीएसटी काउंसिल ने। और फाइनलाइज किसने किया है जीएसटी को? आपको बोलना है फाइनलाइज भी किसने किया है? जीएसटी काउंसिल को। तो जीएसटी के जितने भी फीचर्स हैं उनको अप्रूव किसने किया है? आपको बोलना है जीएसटी को अप्रूव किया है किसने? जीएसटी काउंसिल ने। और फाइनलाइज भी किसने किया है? आपको बोलना फाइनलाइज भी किसने किया है? जीएसटी काउंसिल ने। मैंने आपको पिछले स्लाइड में जीएसटी काउंसिल दिया हुआ, आप वो पढ़ लेना वहां से। जीएसटी विल सबज्यूम द फॉलोइंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। कौन कौन सा टैक्स आ जाएगा सेंट्रल और जीएसटी के अंदर? कौन कौन सा टैक्स आ जाएगा? वो सारा टैक्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबज्यूम का मतलब आता है कौन कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन कौन सा टैक्स किसके अंदर आता है? जीएसटी के अंदर। आपको बोलना है सेंट्रल टैक्स भी जीएसटी के अंदर आता है और स्टेट टैक्स भी जीएसटी के अंदर आता है। अब क्वेश्चन है कौन कौन सा सेंट्रल टैक्स जीएसटी के अंदर आता है? आपको बोलना है कौन कौन सा सेंट्रल टैक्स है। सबसे पहले पता करना है आपको कि सेंट्रल टैक्स कौन कौन सा है। सिनवैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सेंट्रल टैक्स होता है। नंबर सेकंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल टैक्स होता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स होता है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स होता है। काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी सेंट्रल टैक्स होता है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स सेंट्रल टैक्स होता है। सेंट्रल सेस एंड सरचार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सेंट्रल टैक्स है। इनको आपको याद रखना है, ठीक है? ये टिप पे रखना है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि ये कौन कौन सा टैक्स सेंटर के अंदर आता है आपको याद रखना। और इन सभी टैक्स को किन के अंडर लिया गया है? एक कॉमन टैक्स के अंदर, जिसको बोला जाता है जीएसटी। बस इतना आपको याद रखना है। अब स्टेट के अंदर कौन कौन सा टैक्स आता है? स्टेट टैक्स याद रखना है। वैट मैंने अभी बोला, सिन वैट मैंने बोला, ये कौन सा टैक्स होता है? ये सेंटर के अंदर आता है, ठीक है? इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, इंपोज करता है? आपको बोला सेंटर, लेकिन यहाँ पर वैट लिखा है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन आएगा कि वैट का पहला नाम क्या था? आपको बोलना है सेल्स टैक्स। ये भी मैंने आपको बोला। नंबर सेकंड टैक्स जो है, जो स्टेट टैक्स के अंदर आता है, इसको बोलते हैं एंट्री टैक्स, ठीक है? अब ये एंट्री टैक्स मैंने अभी बोला था आपको, ये एंट्री बैरियर्स को हटाया गया, अब इसको क्या बनाया गया है? वन मार्केट बनाया गया है। ऑक्ट्राई भी इसके अंदर आता है, स्टेट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन बैटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी, ये स्टेट टैक्स के अंदर आता है। परचेज टैक्स भी इसके अंदर आता है। यहां पर देखो एक मैंने स्टार रखा है यहां पर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये आपको याद रखना। आप देखोगे इसको सेंट्रल, तो आप कंफ्यूज हो जाएगी, शायद ये सेंटर जो है इंपोज करता है, ये सेंटर के अंदर आता है। कौन सा सेंट्रल टैक्स? ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है ये स्टेट के अंदर आता है, ठीक है? टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, स्टेट सेस एंड सरचार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये स्टेट के अंदर आता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट यहां पर है, जीएसटी विल बी ए ड्यूअल टैक्स। जीएसटी जो होगा वो ड्यूअल टैक्स होगा। मतलब क्या होगा? इसको सेंटर भी इंपोज करेगा और इसको कौन इंपोज करेगा? स्टेट इंपोज करेगा। और फिर जब इसका जो रिवेन्यू आ जाएगा, उस रिवेन्यू को इक्वली शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आएगा क्या जीएसटी ड्यूअल टैक्स है? क्या सेंटर ही सिर्फ इसको इंपोज करता है? आपको बोला नहीं, सिर्फ सेंटर इंपोज नहीं करेगा इसको दोनों स्टेट भी इंपोज करता है और सेंटर भी इंपोज करता है। और जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है उसको शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है? अब जब 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 भी टैक्स इंपोज करता है सेंटर भी और स्टेट भी इंपोज करता है, जो सेंटर टैक्स इंपोज करेगा वो शेयर कहां पर और जब शेयर को क्या करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो सेंटर को जो शेयर मिलेगा वो कहां जाएगा? वो सीजीएसटी में चला जाएगा, सीजीएसटी में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। और जो स्टेट को शेयर मिलेगा वो कहां पर चला जाएगा? एस जीएसटी के अंदर चला जाएगा। यही मैंने यहां पर लिखा है। GST will be a dual tax imposed both by the center and the state and revenue shared equally, ठीक है? जैसे कनाडा और ब्राजील में होता है, ठीक है? इक्वली शेयर होता है यहाँ पर कनाडा और ब्राजील में।
नंबर सेकंड जो लिखा मतलब सेंटर शेयर जीएसटी विल गो अंडर सीजीएसटी और सीजीएसटी अकाउंट, और स्टेट शेयर जो है इन स्टेट जीएसटी अकाउंट में चला जाएगा। आई होप यहां तक आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब देखो मैंने आपको इन स्लाइड्स में क्या बोला है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर आपको बोलने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट वो है कि कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी है, आपको याद रखना है कितने स्लैब्स में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कौन सी कितने जीएसटी स्लैब्स होते हैं, मतलब कितने रेट्स में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहला आपको याद रखना है 5% स्लैब होता है। नंबर सेकंड आपको याद रखना है, देखो सबसे पहला होता है 5% स्लैब, नंबर सेकंड जो होता है वो 12% स्लैब, नंबर थर्ड जो आता है एट प्रेजेंट है 18% स्लैब, और नंबर फोर्थ जो आता है वो आता है 28% स्लैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये एमसीक्यू में बनता है, क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी स्लैब। वहां पर 5% दिया होगा, 12%, 18% और 2%। आपको 2% को टिक करना है क्योंकि 2% तो है ही नहीं। कौन कौन सा है, एक तो है 5% स्लैब, दूसरा क्या है 12% स्लैब, तीसरा क्या 18% स्लैब, चौथा क्या है 28% स्लैब। ये 4 स्लैब्स में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब यहां पर आप खुद क्या पढ़ना है, 5% स्लैब के अंदर कौन कौन सा गुड आता है और कौन कौन सा सर्विस आता है, बस इतना आपको याद रखना। यही मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। शुगर जो आता है, शुगर के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है, जीएसटी पे करना पड़ता है, तो 5% स्लैब में। स्पाइसेस, कॉफी, फर्टिलाइजर्स, आयुर्वेदिक, ये सब आप इसमें रखना है। रेलवेज की बात करेंगे, सर्विस अंडर रेलवेज, एसी, रेस्टोरेंट की बात करेंगे, ठीक है, एसी या नॉन एसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, तो या होटल्स की बात, ये 5% स्लैब के अंदर आता है। इसी तरीके से आपको 12% स्लैब के अंदर आपको देखना है, सेल फोन्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 18% स्लैब के अंदर जब आप आओगे आपको देखना है सेफ्टी ग्लासेस, ठीक है। पास्ता की बात करें, मिनरल वाटर जो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। 12% स्लैब, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहां पर आपको बोलना है, सिगरेट और कार्स के बीच में ये 28% स्लैब के अंदर आता है, ठीक है। कार्स जो आता है 28% स्लैब के अंदर आता है, और सिगरेट भी 28% स्लैब के अंदर आता है। इसको याद रखना। पान मसाला, लोग पान खाते हैं ना, पान मसाला भी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी इसी के अंदर, वॉशिंग मशीन, सीमेंट कवर्ड इसके अंदर आता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक और है, नो टैक्स एप्लीकेबल ऑन जीएसटी। कौन कौन सा टैक्स जीएसटी के अंदर नहीं आता ये आपको देखना है, ठीक है। राखी विदाउट प्रीशियस मेटल, ये सभी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर होटल्स के अंदर अगर आपको अगर आप 1000 रुपीज़ तक कोई चीज़ खरीद रहे हो होटल्स में, तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आपको जीएसटी के अंदर नहीं आता है वो। अगर 1000 के अंदर अंदर आप कोई चीज़, जो आप इस पे पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही भी लिखा भी है यहाँ पर, व्हाट इज जीएसटी रेट इन इंडिया। आपको बोलना है जीएसटी रेट जो होता है, जीएसटी रेट इन इंडिया फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब्स, 5%, 12%, 18 एंड 28%, ठीक है। एंड हाउएवर देयर आर सम प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट कैरी एनी जीएसटी रेट। ऐसे ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हो। और मैंने ये भी बोला है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड याद रखो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या किया जाता है, इसको कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। ये आप पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, हु डिसाइड्स जीएसटी रेट्स। ये कौन डिसाइड करता है जीएसटी रेट्स को, डिसाइड कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। और इस जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स आपको याद रखना है। और इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इसके अंदर कौन आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। और कौन आता है, काउंसिल मीटिंग जो होती है उसको हेड कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी आपको इसमें पढ़ना है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, बात समझ में आ रही है। इस सब कुछ आप देख लेना यहाँ पर, ये आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक ही आपको समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और लास्ट में मैं फिर से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कल जो सेशन आ जाएगा वो आ जाएगा एमसीक्यूज़ पे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप टेक्स्ट स्ट्रक्चर को शॉर्ट नोट्स बना लो, अभी इसको पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लो और उन शॉर्ट नोट्स को याद करो। और कल मैं जब एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगा, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके एमसीक्यूज़ को आपको कल टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट्स में मेंशन करो और आपको ये सेशन कैसा लगा।